देश का पहला होम लोन किसने दिया? HDFC ने। पर HDFC लिमिटेड ने या HDFC बैंक ने? अरे क्या ये अलग अलग चीज है? हाँ जी, HDFC लिमिटेड, HDFC बैंक दो अलग अलग एंटिटी है। इनमें वही फर्क है जो फर्क एक बाप और बेटे में होता है। HDFC लिमिटेड जो सिर्फ होम लोन देता है वो है पिताजी, और इसके बेटे हुए HDFC बैंक जो कि होम लोन के अलावा बाकी सारे लोन भी देते हैं, FD भी करते हैं, डिपॉजिट भी करते हैं, वो सारे काम करते हैं। अब इन दोनों में क्या फर्क है वीडियो में समझेंगे। इस 1 जुलाई से ये दोनों बाप बेटे एक हो गए हैं, मर्ज हो गए हैं, और मर्ज होने के बाद ये दुनिया का चौथा सबसे बड़े बैंक बन गए और देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गए हैं रिलायंस के बाद। इनका कंबाइंड मार्केट कैप है 16 लाख करोड़ रुपए। HDFC इंडियन स्टॉक मार्केट में परफॉर्म करने वाला जबरदस्त शेयर है और इन्वेस्टर्स की डार्लिंग है। आपको इतना समझाता हूँ, सन 2000 में अगर आपने HDFC का शेयर 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज की डेट में उसकी वैल्यू होती 46,50,000 रुपए, यानी 460 गुना, यानी 46,000% रिटर्न मात्र 23 साल में। बट आखिर HDFC बैंक इतना सक्सेसफुल बना तो बना कैसे? और अगर ये एक ही प्रमोटर ग्रुप के दो प्रोडक्ट हैं, HDFC लिमिटेड और बैंक, तो ये दोनों अलग अलग क्यों हैं? इनमें फर्क क्या है और अलग रखने का फायदा क्या था? और अलग रखने में फायदा था तो अब मर्ज क्यों कर दिया? तो आज इतिहास के पन्नों को जाके खोलते हैं और HDFC और HDFC बैंक दोनों के किस्से आपके सामने लेके आते हैं। और इस पूरी कहानी में, जैसा अपनी हर वीडियो में होता है, बहुत सारे बिजनेस और मैनेजमेंट लेसन आपको मिलने वाले हैं। तो जनता जनार्दन की जय बोल के करें वीडियो की शुरुआत। HDFC के बारे में बात करने से पहले बात करते हैं उस शख्स की जिसने HDFC को बनाया, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं बिजनेस से बड़ा होता है बिजनेसमैन। तो पहले बात करते हैं 1 मिनट बिजनेसमैन की। दीपक पारेख, ये नाम तो आपने सुना ही होगा, और जिसने नाम नहीं सुना ये शक्ल तो आपने देखी होगी, और नाम भी नहीं सुना, शक्ल भी नहीं देखी, तो आज देख लो, आज सुन लो, इस शक्ल को कभी भूलना मत। ये इंडिया में फाइनेंस सेक्टर के मोस्ट रेप्यूटेड पर्सनैलिटी हैं। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने HDFC लिमिटेड भी बनाया, HDFC बैंक भी बनाया, और उसके अलावा HDFC बैंक की 21 सब्सिडरियां भी बनाई। ये वो व्यक्ति है जिसको कोई भी कॉर्पोरेट जगत में अगर डिस्प्यूट होता है, प्रॉब्लम होती है, तो इसको याद किया जाता है। जब सत्यम का इतना बड़ा कांड हुआ था, उस कांड को सुलटाने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी उसमें दीपक पारेख जी की प्रमुख भूमिका थी। UTI ट्रस्ट में जो यूनिट 64 घोटाला हुआ था उसमें भी हेल्प करने के लिए दीपक पारेख को याद किया गया था। एक नरसिंघम कमेटी बनी थी बैंकिंग रिफॉर्म को लेके, उस कमेटी के सदस्य थे। एक RN मल्होत्रा कमेटी बनी थी इंश्योरेंस रिफॉर्म को लेके, उसके ये सदस्य थे। ये जो IDFC है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी, उसके फाउंडिंग चेयरमैन है। दीपक पारेख की फाइनेंस सेक्टर में इतनी खतरनाक इंपॉर्टेंस है कि 2014 में जब मोदी सरकार आई थी उस समय रूमर चली थी कि शायद अगले वित्त मंत्री ये हो सकते हैं। इतनी धमक वाले व्यक्ति हैं ये। तो आपको लग रहा होगा सर ये इतने बड़े व्यक्ति हैं और उन्होंने 16 लाख करोड़ का एम्पायर खड़ा कर दिया, ये तो खुद तो बिलियनर होंगे। नहीं, इनके पास HDFC बैंक के या HDFC लिमिटेड के 1% शेयर भी नहीं है। इन्होंने कहा कि मैं HDFC से एज ए एम्प्लॉय जुड़ा था और आज भी खुद को एम्प्लॉय ही मानता हूँ, और एज ए एम्प्लॉय जो छोटे मोटे शेयर मिलते हैं वो मिले। मेरे पास बैंक का 0.40% शेयर है, बाकी और कुछ नहीं। किसी ने पूछा कि भैया आपके मन में नहीं आई कि बड़ा शेयर ले लूं, आप तो कर सकते थे। बोले देखो, दाल रोटी 2 टाइम की मिल जाती है, बच्चों को पढ़ा लिखा दिया, अब पैसे का क्या करना है। ये पर्सनैलिटी, ये बंदा, ये कद चाहिए होता है जब HDFC जैसी कंपनी बनती है। अब बात करते हैं HDFC की शुरुआत की। तो ये जो दीपक पारेख जी थे, इन्होंने मुंबई से ग्रेजुएशन किया और CA करने चले गए लंदन। लंदन में CA कंप्लीट करने के बाद एक कंपनी है अर्नेस्ट एंड यंग EY, उसमें इन्होंने काम किया। उसके बाद छोड़ के इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए चेज मैनहट्टन बैंक में लग गए और मस्त लाइफ जी रहे थे US में, आनंद ही आनंद। ठीक उसी समय इनके अंकल जी थे हसमुख ठाकुरदास पारेख। वो अपने जमाने के तूफान खिलाड़ी आदमी थे। उन्होंने बहुत सारी फाइनेंस पे बुक लिखी है, उनको सरकार ने पद्मश्री अवार्ड दिया है, और वो थे ICICI बैंक के चेयरमैन। तो ICICI बैंक के चेयरमैन का जब उनका टेन्योर पूरा हुआ तो वो ICICI बैंक से रिटायर हो गए। अब रिटायर होकर उन्होंने कहा यार कुछ चालू किया जाए, तो उन्होंने कंपनी शुरुआत की HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी। और उन्होंने कहा इस कंपनी को संभालने के लिए अपने भतीजे को बोला, अरे भतीजे तू क्या कर रहा है वहां पे, तू इधर आ इंडिया, मिलके अपन साथ में कंपनी खड़ी करते हैं। तो उस समय जो सैलरी मिल रही थी और अमेरिका की जो लाइफ थी उसको छोड़ के आधी सैलरी पे उन्होंने ज्वाइन किया और HDFC की शुरुआत की। अब यहाँ एक बात गौर कीजिएगा, इसकी कंपनी का नाम है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये कोई बैंक नहीं है, उस समय बैंकिंग लाइसेंस नहीं बटे थे, उस समय सिर्फ सरकारी बैंक हुआ करते थे। तो ये बैंक नहीं थी, ये कंपनी थी जो सिर्फ हाउसिंग लोन प्रोवाइड करती थी।
और उस समय के दौर को देखिए, 1977 का दौर है। उस समय सरकार की तरफ से कोई फेवरेबल पॉलिसी नहीं थी, सरकार की तरफ से बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलता था, और आम जनता की बात करें तो लोन लेने से वो भी घबराती थी। लोन लेने को सामाजिक बुराई माना जाता था। बोले लोन आदमी वो लेता है, या तो बिगड़ा हुआ आदमी होता है वो लोन लेता है, या जो बर्बाद हो चुका होता है वो लोन लेता है। ये सामाजिक मान्यता थी, तो लोन लेने से सब घबराते थे। अब घर बनाने को लेके ये था कि आदमी 20-25 साल की उम्र में नौकरी लगे और 60 साल 65 साल से पूरी जवानी खर्च करने के बाद उम्र के अंतिम पड़ाव पे आके जितने पैसे इकट्ठे हुए उससे घर बनाने का रिवाज था। लोन लेने का सीन ही नहीं था। तो ऐसे समय पे जब कोई लोन लेना नहीं चाहता और सरकार साथ नहीं दे रही, वहां पे आके भाई साहब अपनी सेटल्ड जिंदगी और कंपनी को छोड़ के एक कंपनी की शुरुआत कर रहे हैं साहब। तो पारेख जी ने एक इंटरव्यू में कहा, यार जब मैं वहां पे था ना यूएस में, तो वहां पे मैंने एक चीज देखी, जैसे ही आदमी को डिग्री मिलती थी वैसी उसकी जॉब लगती थी और अगले दिन वो लोन लेके बैठ जाता था, अगले 20-25 साल चुकाता था। मैंने कहा ये ट्रेंड इंडिया में क्यों नहीं है? इंडिया में लोग घरों के लिए लास्ट में वेट क्यों करते हैं? तो हमने फिर धीरे धीरे अलग जगाई, मार्केटिंग की, कैंपेन किया, लोगों को भरोसा दिलाया, धीरे धीरे लोगों का मन लोन की तरफ आया। तो HDFC का पहला होम लोन, या यूं कहा जाए देश का पहला होम लोन 30,000 रुपए का था, और वो लोन गया था एक शख्स को DB रेमेडियोज नाम से, और मुंबई के मलाड क्षेत्र में वो अपना घर बना रहे थे। तो पहला लोन बटा था जो HDFC का और देश का पहला लोन था। तो आज जो आप आसानी से होम लोन ले लेते हैं, होम लोन लेने में झिझक नहीं होती, ये सब HDFC की देन है, क्योंकि शुरुआत उसने की थी। उसके बाद तो धीरे धीरे ICICI भी आया, बाकी लोग भी आए, और फिर धीरे धीरे इसका ट्रेंड चला। तो बेसिकली HDFC वॉज ए कैटेगरी बिल्डर, मतलब उन्होंने ऐसा काम चालू किया। उस जमाने की अगर बात की जाए तो HDFC वॉज द स्टार्टअप इन दैट एरिया। अब बात करते हैं बिजनेस मॉडल की, कि उस समय HDFC पैसे देने के लिए, लोन देने के लिए पैसा भी तो चाहिए, तो लाते कहां से थे? तो उस समय जो भी फॉरेन इंस्टीट्यूशन थे या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन थे, वर्ल्ड बैंक वगैरह, इनसे ये लोन लिया करते थे और उसी को आगे एज ए लोन दिया करते थे। इधर से पैसा मिलना चालू हो गया और बाजार में जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ी, लोग होम लोन की तरफ अग्रसर होने लगे। आज की रेट में जो लोग रोते हैं जी 7% इंटरेस्ट रेट हो गई, 8% हो गई, क्या होगा? उस समय एक समय पीक पे 18.5% होम लोन की रेट चली गई थी। अब लोन की रेट इतनी महंगी क्यों थी? क्योंकि जब बैंक को महंगी रेट पे लोन मिलेगा तो वो अपना मार्जिन जोड़ के यार तुमसे ज्यादा ही लेगा। तो दीपक पारेख जी ने सोचा कि यार एक तरीका है, अगर हमको बैंकिंग का लाइसेंस मिल जाए और अगर हम बैंक बन जाए तो हम सेविंग अकाउंट खोल पाएंगे, करंट अकाउंट खोल पाएंगे। तो हमने करंट अकाउंट खोला तो जितना भी करंट अकाउंट में पैसा पड़ा है वो 0 रुपए पे, सेविंग अकाउंट पे मिलेगा 2-4% पे। तो ऐसा करने से भैया हमारे पास क्या होगा, सस्ता पैसा आ जाएगा और फिर हम लोन और सस्ता करके बांट देंगे। ये आइडिया लेके गए अपने बोर्ड के पास, HDFC के बोर्ड के पास, कि भैया ऐसा कर दे क्या? बोर्ड ने मना कर दिया, फालतू बातें नहीं करनी, जिस चीज की हमको नॉलेज नहीं है वो नहीं करेंगे। पता नहीं बैंक बना लेंगे, बैंक कैसे चलेगा, कल को कुछ ऊंच नीच आगे पीछे हो गई तो अपन तो होम लोन देने वाली कंपनी है, यही देते रहो, ज्यादा 3-5 मत करो। लेकिन दीपक पारेख माने नहीं, लगे रहे। फिर अपनी बात समझा ही, कह रहे भाई इंपॉर्टेंट है। तब जाके बोर्ड को बात समझ में आई, पर उन्होंने कहा नहीं सुनो, HDFC बैंक बना लेंगे, कोई डाउट नहीं है, बैंकिंग का लाइसेंस मिल रहा है, ले लो, बैंक बना लो। लेकिन उस बैंक को चलाने के लिए एकदम टीम 0 से नए सिरे से आएगी। अपनी वाली जो करंट टीम है, करंट लोग हैं, इनमें इतनी कैपेबिलिटी भी नहीं है, इतनी श्रद्धा भी नहीं है कि ये दोनों को एक साथ संभाल पाए, या दोनों की एक्सपर्टाइज अलग अलग है। तो तुम इसी में रहो, एक नई टीम लाने का वादा करो, तब तो अप्रूव करते हैं। तो दीपक पारेख ने कहा डन है, तुम तो बैंकिंग का लाइसेंस लेते हैं और बैंक आने के बाद नई टीम मैं लेके आऊंगा और उसमें मैं उनको हेल्प करूंगा, गाइड करूंगा, लेकिन एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं करूंगा। तब बोर्ड ने कहा तथास्तु। तो इस समय इतिहास ने खुद को वापस दोहराया। जैसे दीपक पारेख के अंकल ने उनको कन्विंस किया था कि कहाँ विदेशों में काम कर रहा है पैसे वैसे, तो इंडिया में आके एक स्टार्टअप में काम कर, 0 से कम नहीं बना। दीपक पारेख ने फॉरेन में जाके एक बंदे को कन्विंस किया, बंदे का नाम था आदित्य पुरी। वो सिटी बैंक में मलेशिया को हेड करते थे। वो कहा यार तू कहाँ इंडियन आदमी क्या कर रहा है, तो इंडिया वापस चल और एक 0 से बैंक बनाते हैं। और वही हाफ सैलरी पे आके उन्होंने ज्वाइन किया। पर आदित्य पुरी ने दीपक पारेख जी से कहा कि देखो भैया आपने मुझे लॉन्च करने दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे बीच में कोई कुछ नहीं बोलेगा, मुझे मेरे हिसाब से धंधा करने देना। दीपक जी ने कहा अलाउड है, तुमको जैसा करना वैसे करना। तो दीपक पारेख जी ने कमान संभाली HDFC लिमिटेड की और HDFC बैंक हाथ में दिया दीपक पुरी के। और उसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। HDFC बैंक इंडिया का सबसे बड़ा बैंक बन गया मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। इसके बैंक के साइज को आप ऐसे इमेजिन करो कि HDFC बैंक के अकेले का मार्केट कैप 13 पब्लिक सेक्टर बैंक यानी सरकारी बैंकों के मार्केट कैप से ज्यादा है। उन 13 बैंकों में SBI भी शामिल है।
यानी SBI के डबल से ज्यादा अकेला HDFC बैंक है, और लिमिटेड तो अलग है। अब मैं इस बात पे बहुत ज्यादा जोर नहीं दे रहा कि HDFC बैंक जो मात्र 1995 में खुला था, 28 सालों में इतना बड़ा बैंक बन कैसे गया। इंडिया का सबसे बड़ा बैंक और इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गया रिलायंस और TCS के बाद। कैसे कैसे कैसे, इस पे आप चाहते हो तो अलग से HDFC बैंक के डेडिकेटेड पे एक केस स्टडी बना दूंगा, बशर्ते इस वीडियो को 1 मिलियन या उससे ज्यादा व्यू मिलते हैं, या फिर 20,000 कमेंट मिलते हैं, या फिर 50,000 लाइक मिलते हैं। तो इन तीनों में से कुछ भी होगा, मैं HDFC बैंक पे डेडिकेटेड केस स्टडी बनाऊंगा। अब आगे चलेंगे इन वीडियो में, ये दोनों कंपनियां अलग क्यों बनाई, जरूरत ही क्या थी, और ये अलग थी तो अब इसको जोड़ क्यों दिया। और इस HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक, इसके अलावा 21 से ज्यादा सब्सिडरी और HDFC बैंक की है, जैसे HDFC अर्गो जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस में डील करता है, HDFC लाइफ जो लाइफ इंश्योरेंस में डील करता है, HDFC AMC जो म्यूचुअल फंड में डील करता है। यानी फाइनेंस सेक्टर के हर एक जगह HDFC मौजूद है और अपनी प्रेजेंस दर्ज करा रहा है। अब बात करते हैं कि HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक ये दो अलग अलग कंपनी क्यों थी। पहला कारण तो मैंने आपको बता दिया कि HDFC का बोर्ड बोला कि हमको बैंकिंग वाले काम में घुसना ही नहीं है, हम तो अगर इसको काम को करना ही है तो अलग एंटिटी बनानी पड़ेगी। पर दूसरा इंपॉर्टेंट कारण और टेक्निकल है, इसको ध्यान से सुनना। HDFC एक NBFC है। NBFC मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। ये बैंक नहीं है तो बैंकों के रूल इस पे अप्लाई नहीं होते। तो ये सेविंग अकाउंट नहीं खोल सकती, ये करंट अकाउंट नहीं खोल सकती, ये FD नहीं करा सकती। तो इसके पास जनता का पैसा तो आता ही नहीं है, ये तो कहीं और से लोन पे पैसा लेती है और उस पैसे को आगे चलाती है। यानी इसके पास जो भी कॉस्टिंग आती है वो थोड़ी महंगी आती है, लेकिन इसके पास जितना रुपया आता है, 100 रुपए आएंगे, 100 के 100 ये लोन में दे सकती है। अब बैंक के साथ क्या बेनिफिट होता है? बैंक का बेनिफिट क्या है कि बैंक FD कर सकता है, बैंक सेविंग अकाउंट खोलता है, बैंक करंट अकाउंट खोलता है। तो बैंक के पास कई ऐसा पैसा आता है जो बहुत सस्ता होता है, या कुछ ऐसा पैसा होता है जिसको फ्री का पैसा होता है, जैसे करंट अकाउंट का पैसा। तो इनकी कॉस्टिंग बहुत सस्ती आती है, लेकिन एक टेंशन है बहुत बड़ी। बोले क्या? जब 1995 में HDFC बैंक बना था, उस समय सरकार ने बैंक के में जो लोग पैसा डिपॉजिट करते हैं, आम जनता, उनकी सुविधा के लिए 2 रेशियो मेंटेन करवाती थी। एक CRR कैश रिजर्व रेशियो, कि जितना भी पैसा तुम्हारे पास जमा है 15% तुम्हें हमेशा अपने पास ही रखना पड़ेगा, तो उस 15 पैसे को लोन पे दे नहीं सकते। दूसरा 35% पैसा जो है तुम्हें गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो वो पैसा भी लोन पे नहीं दे सकते। तो ये सस्ता लेके आते थे, पर 100 रुपए लाते थे, 50 रुपए तो इन्वेस्ट ही नहीं कर सकते थे, 15 बिल्कुल नहीं कर सकते थे, 35 गवर्नमेंट में जहाँ रिटर्न नहीं थी, दे 50 ही सकते थे, ये पूरा 100 का 100 दे सकते थे। बात समझ में आई? तो जो आज की रेट में पहले 15% रेशियो था CRR, उसको घटा के कर दिया मात्र 4.5, और जो पहले 35 था वो घट के रह गया मात्र 18। यानी टोटल मिला के अब कोई भी बैंक 22.5 रुपए तो खर्च नहीं कर सकती, लेकिन बाकी जितना भी पैसा बचा है उसका 77.5 वो इन्वेस्ट कर सकती है। तो इसका क्या इंपैक्ट हुआ? NBFC में था 100 आते थे, 100 लगा देते थे, यहाँ पे 100 में से 50 लगते थे, तो इसकी जरूरत थी। अब 100 में से 77.5 यही लगा देता है, तो फिर इसकी जरूरत ही क्या है? तो क्यों मर्ज किया? भाई इसके पास तो पैसा ज्यादा भी है और सस्ता भी है, इसके पास पैसा कम भी है और महंगा भी है, तो इसको इधर ही ले लो। इसके HDFC लोन के जितने भी कस्टमर है, 70% कस्टमर ऐसे हैं जो लोन तो इससे लेते हैं और बैंक का अकाउंट कहीं और खुलवा रखा है। अगर ये हमारे में मर्ज हो जाएगा तो जितने भी इसके कस्टमर है वो 70% भी हमारे पास ही आ जाएंगे, तो एकदम से कस्टमर बेस कितना बढ़ेगा वो सोचो। दूसरा, हमारी बैंक से जो बैंक में जो अकाउंट खोल के बैठे हैं, FD करा के बैठे हैं, उसमें से सिर्फ 2% लोग ही जो हमसे लोन लेते हैं, बाकी कहीं और लेने जाते हैं। तो अगर ये चीज मर्ज हो जाएगी तो ये लोन भी यहीं आ जाएगा, तो हमारे दोनों के मर्ज करने में फायदा ही फायदा है। इसी सोच के साथ इसको मर्ज कर लिया गया। और जब मर्जिंग का डिसीजन हुआ तो दीपक पारेख ने बड़ा इमोशनल होकर कहा, जब बाप बूढ़ा हो जाता है तो उसकी देखभाल बेटा ही करता है। तो अब HDFC लिमिटेड बाप है, बूढ़ा हो चुका है, पुराना हो चुका है, अब बेटा है, बेटा जवान है, बेटा मजबूत है, बेटा हमारा ध्यान रखेगा। तो अब बाप बेटों का मिलन हो गया है और घर वापसी हो गई है। तो कंक्लूजन में अपन ने जाना कि HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक की क्या बैक स्टोरी थी, क्यों अलग थे, क्यों मर्ज हुए। अब हमको ये जानना बाकी कि HDFC बैंक इतना बड़ा बना तो बना कैसे, क्या चीजें हुई, क्या प्लस था, क्या माइनस था, और क्या इसमें आगे जाके इन्वेस्ट करना चाहिए, वो तब जाके आपको जवाब दूंगा जब इस वीडियो के 1 मिलियन से ज्यादा व्यू हो जाते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करना तो बिल्कुल मत भूलो भाई साहब, इतनी मेहनत से वीडियो बना रहे हैं आपके लिए।